हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। तो देखो भैया, अभी देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिसऑर्डर दे रखे हैं ना, सारे चैप्टर्स के देख लेंगे। 3 क्वेश्चन नीट 2021 में आने वाला है। उससे पहले एक पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत लोगों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अटैक आ रहे होंगे। क्यों आ रहे होंगे? नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा और प्लस फॉर्म अब तक फिलअप नहीं हुआ। तो कब फॉर्म फिलअप होगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फलाना ढिमकाना। तो एक बात यार दिमाग में डाल लो आज, डॉक्टर के लाइफ में और आर्मी के लाइफ में अगर एक चीज़ कोई सेम है, कॉमन है, तो वो है डिसिप्लिन। ठीक है, क्या है? डिसिप्लिन। दोनों की लाइफस्टाइल जो होती है ना, बड़े सिस्टमिक वे में होती है और बड़े बड़े डिसिप्लिन वे में होती है। ठीक है। और हम लोगों को ना एंग्जाइटी, ना डिप्रेशन, और ना आप लोगों के जो भी चीज़ें फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं होता वो सब। ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, वो दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। बिकॉज आप लोगों को बनना है न्यूरोलॉजिस्ट, आप लोगों को बनना है साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, साइकेट्रिस्ट, आप लोगों को बनना है कार्डियोलॉजिस्ट, बट खुद का पता नहीं। ठीक है। तो रियलिटी, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को सोचो कि आप खुद एनजाइटी और न जाने क्या क्या चीज़ों के बारे में आप लोग बात करते हो। ऐसा होगा, आप लोग लाइफ सेव कर पाओगे? मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बच्चे लाइफ सेव कर पाएंगे। ठीक है। और ये रट्टू तोता वाला चीज़ें करके डॉक्टर आप नहीं बनोगे। आपको लग रहा है एमबीबीएस कॉलेज में चले जाने से आप डॉक्टर बन जाओगे, तो ये भूल जाओ। बिहार के बहुत ही नंबर वन, नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ समझ लो बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ईयर ईयर भी नहीं बताऊंगा, बिकॉज ईयर भी नहीं बताऊंगा। ठीक है। फर्स्ट ईयर के बैच के स्टूडेंट 100 बच्चे रहते हैं, 90 बच्चे फेल कर जाते हैं एनाटॉमी के एग्ज़ाम में। ठीक है, 90 बच्चे फेल करते हैं एनाटॉमी के एग्ज़ाम में फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये होती है हालत एमबीबीएस कॉलेज में। सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे पास होते हैं, मतलब 90 बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल किए हुए होते हैं। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इससे आपको एनजाइटी और डिप्रेशन और ना जाने क्या क्या हो रहा है, जो हमारे टाइम में नहीं हुआ करता था। तो ये गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करो, और आपको नीट पे फोकस करना, और आपको नीट क्रैक करना। नीट क्रैक करने के बाद आपको 10 गुना ज़्यादा पढ़ाई करना। ठीक है। और उसमें लाइफ भी जीना है आपको, सब कुछ साथ में चलता है। तो वैसा कुछ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ साथ में चलेगा, बट अभी पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉलेज में चले जाओ, उसके बाद जो करना है करते रहो। ठीक है, जो करना है, मतलब पढ़ाई के साथ, पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए कम से कम 10 साल। अभी से लेकर के 10 साल, 10 ईयर्स तक पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। नहीं तो डॉक्टर के नाम पे होगे आप चपरासी। ठीक है, सॉरी, बट ये एक रियलिटी है। ठीक है, एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। भाषण कुछ ज़्यादा दे दिया मैंने, बट आप लोगों के लिए ही था ये। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder that cause wheezing due to। तो ये एलर्जीज वगैरह के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, पढ़ते ऑप्शन। रिडक्शन इन सेक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय न्यूमोसाइट्स। तो न्यूमोसाइट्स की कोई कहानी है नहीं इसमें। बिनिंग ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल। ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये अस्थमा से रिलेटेड है। ये दे रखा है ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस। अस्थमा जो होता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, और इसे बोलते हैं हम लोग एलर्जेंस। ठीक है, एलर्जिक कंडीशन होता है अस्थमा में। अस्थमा में क्या होता है, एनसीईआरटी पढ़ोगे, साफ साफ लिखा है, अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट। और ये सारा कुछ बता रखा है अस्थमा का, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और ल्यूकोट्राइन्स वगैरह कैसे कैसे रिलीज होते हैं एलर्जेंस के कारण, और हिस्टामिन वगैरह कैसे एक्टिवेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स conditions in asthma and emphysema respectively. Emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged
ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड, ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज, जो रिस्पिरेटरी सरफेस होती है वो डिक्रीज कर जाती है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में ब्रोंको ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंकोइटिस, और आपका एक और ये आता है एम्फीजेमा। ये दोनों जो होता है ना, ये किसके कारण होता है? सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। जितना आप सिगरेट पियोगे, ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये पेशेंट्स के लिए है। पेशेंट्स को डॉक्टर्स बोलते हैं कि सिगरेट ना पियो, आम आदमियों को बोलते हैं सिगरेट ना पियो, या जितने भी लोग हैं एक्सेप्ट डॉक्टर, सिगरेट ना पियो, ठीक है, स्मोकिंग ना करो। उस अगर करते हो तो आपकी लाइफ टाइम गिरते चली जाएगी, ठीक है। एम्फीजेमा होगा, और एक बार एम्फीजेमा और COPD हो गया, कहानी ख़त्म है, लंग्स की फेलियर पक्का है, कन्फर्म है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं कि फटाफट क्या बोल रहा है, अस्थमा और एम्फीजेमा में क्या क्या होता है। तो अस्थमा तो अभी हम लोगों ने देख लिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, और एम्फीजेमा में मैंने बता दिया क्या होता है, एल्वोली की डैमेज हो जाती है, और रिस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज्ड रिस्पिरेटरी सरफेस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, क्वेश्चन नंबर 40 का ए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर? सिल्कोसिस, सिल्कोसिस क्या होता है? ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये सारा कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। तो आप एक बार बायोलॉजी डोजेज देख लेना, बायोलॉजी डोजेज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार उसे देख लो, सारे वीडियोस जितने अपलोड हैं उसे देख लेना, और एनिमल फिजियोलॉजी के देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेम द क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, एम्फीजेमा। अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स, 43 का डी। नेम द pulmonary disease in which alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar walls। किस में होता है? एम्फीजेमा में होता है, ठीक है, किस में होता है? एम्फीजेमा में। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस? तो 40, क्वेश्चन नंबर 45, सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। अस्थमा में सिगरेट स्मोकिंग नहीं होता है, मास्ट सेल और हिस्टामिन की कहानी है, एलर्जेन समझ लो। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन्स ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। नहीं नहीं नहीं, ये जो भी होता है ना, मेडुला का काम होता है, ठीक है, मेडुला का काम होता है। ऑप्शन नंबर सी, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस बिकॉज ऑफ सिल्कोसिस, बिकॉज ऑफ सिल्कोसिस। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें सिल्कोसिस होता है, और भी बहुत चीज़ें होते हैं, हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, स्पीनिया, एस्फाइक्सिया, और ना जाने क्या कितने डिजीज़ वगैरह, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने उसमें बता रखा है, ठीक है। तो अब सिलिका के कारण होता है सिल्कोसिस। ऑप्शन नंबर डी, अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हेमोग्लोबिन एज कार्बिनो कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। नहीं, ये भी गलत है, 90% नहीं होता। ये ट्रांसपोर्ट देखोगे ना, तो मैं बता देता हूँ, 97% ऑफ O2 is transported by RBC in the blood. The remaining 3% of O2 is carried in dissolved state through the plasma, or nearly 25 to 20% of CO2 is transported by RBC, whereas 70% of it is carried as bicarbonate, जो कि इम्पोर्टेंट है। 70% कैसे होता है? बाइकार्बोनेट से। 7%, अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन अ डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 46, ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट, ठीक है भैया, रिवील्स एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कंटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट? द पेशेंट हैज़ बीन इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर कंटेनिंग अनयूजुअली हाई कंटेंट ऑफ। तो देखो, ये भोपाल ट्रेजिडी आप नाम सुने होंगे। भोपाल ट्रेजिडी में क्या हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड लीक कर गया था, ठीक है। क्या हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड था ना, वो लीक कर गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इंक्रीज़ कर जाए तो बचाना बहुत बहुत बहुत
ये एक तरह से पॉइजन होता है। और इसके कारण क्या होता है, डिस्निया, क्या होता है, डिस्निया, ठीक है, क्या होता है, डिस्निया। और भी बहुत कुछ होती है बट मेनली डिस्निया देखने में मिलता है। तो डेथ हो जाती है अगर रात भर कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ दो, साइनोसिस वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी ब्लू कलर में आ जाएगी, ब्लूइश हो जाती है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रात भर अगर छोड़ दो तो दिन में आप उन्हें देखोगे कि कोई भी अगर इंसान हो तो वो डेथ मिलेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। बहुत 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 ज़्यादा पॉइजन होता है ये। 46 का ऑप्शन नंबर डी। 47, व्हेन CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज ब्रीथिंग बिकम्स, व्हेन CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज, अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ा दी जाए तो इंक्रीजेज ब्रीथिंग इन ब्लड, इंक्रीजेज ब्रीथिंग बिकम्स, क्या होगा, ब्रीथिंग रेट में क्या चेंजेस आएगी, यही पूछ रहा है। ब्रीथिंग रेट स्लो होगी, फास्ट होगी, या देर इज़ नो इफेक्ट ऑन ब्रीथिंग, या सेलोवर एंड स्लो। तो देखो भैया, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ा देते हो तो जाहिर सी बात है जो ब्रीथ रेट है वो फास्टर होगा और डीपर होगा। अगर ऑक्सीजन डालते हो सही से तो नॉर्मल होगा, ठीक है, ऑक्सीजन डालते हो तो नॉर्मल होगा, और ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो स्लो हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो स्लो हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ऐसे करके हम लोग सारे देख लेंगे, पूरा का पूरा पेपर देख लेंगे क्लास 11th एंड 12th का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।